सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ हर रोज की तरह होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं उनका प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं सबसे पहले हर रोज़ की तरह बात अमेरिका, इज़राइल, ईरान के बारे में। ईरान के राष्ट्रपति सीज़ फायर की अपील कर रहे हैं, ये बात ट्रंप बोल रहे हैं। इस बात को कैसे देखा जाए? क्या वैसे ही इसका भी खंडन अभी तक कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि भाई ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन ट्रंप अगर बोल रहे हैं, तो वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के बाद ही इसके बारे में सोचेंगे। क्या सच में ईरान पीछे हटने के बारे में सोच रहा है? देखिए, ये दिलचस्प दावा आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका से सीज़ फायर की माँग कर रहे हैं। ईरान की नई लीडरशिप पहले के मुकाबले कम कट्टर और ज़्यादा समझदार है। इस किस्म की स्टेटमेंट भी ट्रंप की तरफ से आई। कई मतलब निकाले गए इसके बाद, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के कई आउटलेट्स ने एक स्टोरी भी कैरी की थी कि भई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुज्तबा, उनके उनकी और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो भी एक स्टोरी वेस्टर्न मीडिया ने अपने हिसाब से चलाई, लेकिन ईरानी मीडिया ने उसका खंडन भी किया। खैर, खंडन आ चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अलग-अलग किस्म से इस जंग को अब इसका अनुमान लगाना जाना शुरू किया जा चुका है। मैं यूएनडीपी का एक रिपोर्ट देख रहा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उनका अनुमान है कि इस जंग के कारण 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रीजन की जीडीपी भी घटी है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो जहाज़ों की आवाजाही है वो 70% तकरीबन 70% से कम हुई है। और तेल जो करीब $120 प्रति बैरल पहुँच गया है। 16 लाख से लेकर 36 लाख लोगों की नौकरियों के ऊपर संकट है। ये एक एनालिसिस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी ने किया है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जंग ईरान को काफ़ी महँगी पड़ रही है, क्योंकि ईरान में तकरीबन सवा लाख से ज़्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उनमें 1500 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी है। फ्रांस कह रहा है कि नेटो का काम अच्छा, इसमें एक नेटो को लेकर जो ट्रंप का और नेटो का चल रहा था, उसमें फ्रांस ने भी अपने ये स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि नेटो का काम यूरोप की सुरक्षा करना है और हॉर्मुज़ में कार्रवाई करना हमारा काम नहीं है। तो जो फ्रांस की मंत्री हैं एलिस रूफो, उनका आज स्टेटमेंट आया है। अ ईरानी सेना है वो कह रही है कि हॉर्मुज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल है। अमेरिका जो चाहे, जो कहे, मतलब अमेरिका कुछ भी कहता रहे, हमारा हमारा कंट्रोल है। अ, अब यही है कि जो मतलब जो जंग है वो लगातार पसर रही है। खाड़ी के जो मुल्क हैं उनमें भी आपसी विवाद दिख रहे हैं। ईरान के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो दूसरे खाड़ी के मुल्क हैं, जो सोच अमेरिका के भरोसे बैठे हैं, उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि दूसरों के भरोसे अब उनको सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं मिलेगी। जी। ईरान जंग की वजह से सवा करोड़ बैरल तेल की सप्लाई भी घटी है। ये भी इसको लेकर भी बातें हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसको लेकर अपनी बात रख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने कहा कि आने वाले महीने आसान नहीं होंगे। तो यही है। एक जो वेस्टर्न मीडिया ने आज खबर कैरी की थी कि भई ईरान में सरकार और जो सेना है उसके बीच में तकरार है। सुप्रीम लीडर से जो राष्ट्रपति हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। इस किस्म की खबरें आई, मतलब इवन इसको लेकर कई लंबी खींचतान को लेकर भी, सत्ता के संघर्ष को लेकर भी कई सारी बातें छपी। खैर, इस किस्म की खबरों खबरों के बीच लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है वो लगातार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। आईआरजीसी गार्ड्स और सरकार के बीच का जो टकराव दिखाने की कोशिश है, मुझे लगता है कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इस जंग में। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो शहादत को पराजय नहीं बल्कि नैतिक विजय के रूप में देखना चाहिए। ये बात क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है इसको लेकर मैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा को सुन रहा था, उन्होंने इसके ऊपर लिखा भी है, मेरी बात भी हो रही थी आज उनसे।
तो जी, उनका मैं उनसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो इस बात को क्यों रख रहे हैं कि भई जो शहादत है उसको पराजय के तौर पे नहीं बल्कि एक नैतिक विजय के तौर पे, मोरल विक्ट्री के तौर पे देखा देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना ये है कि वेस्ट एशिया में कुछ रणनीतिक हलकों में ये धारणा बार-बार उभारी जा रही है कि भई ये जो इलाका है ये इतना ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज़ से इतना ज़्यादा जटिल है कि अब इसको इसमें शांति स्थापित करो और हार मान के अपने काम में लग जाओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो समझाने की कोशिश है, इस किस्म के समझाने की कोशिश है, ये वास्तव में गलत है और शहादत को जो ये दिखाया जा रहा है कि ये तो बेकार ही मर रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हज़ारों मील दूर बैठकर जो इस संघर्ष के निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि ये तो जो मर रहे हैं ईरान के जो सैनिक हैं या लोग हैं, ये खामख़ाई मर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो ये रणनीतिक टकराव है, ये बेसिकली ये नहीं है कि जो ग्लोबल पोज़ीशंस बदल रही हैं और ये इसको ऐसे भी देखा जाए कि एक देश की सॉवरेनिटी के ऊपर भी हमला है। तो सॉवरेनिटी का भी उन्होंने बात कही। दूसरा उन्होंने इस्लामी इतिहास की एक निर्णायक घटना जो 680 ईस्वी में घटित हुई थी करबला में, उसका प्रसंग रखा। उसमें उन्होंने इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जिस प्रकार अत्याचार के समक्ष समर्पण करने के बजाय शहादत को चुना, उस बात की उन्होंने कहा और वो इसलिए आज भी जो 680 ईसा पूर्व में करबला में जो कुछ हुआ, उसको एक नैतिक विक्ट्री के एक मोरल विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता। तो ऐसा ही उन्होंने इस 20वीं इस बारे में बात की है। तो ख़ैर और भी उन्होंने कई एग्ज़ाम्पल आज दिए। तो ये बात है कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं, तो उनका जो एक उनके लिए एक जो हल्का विश्लेषण आ रहा है कि भई अमेरिका तो बहुत पावरफुल है या फिर इज़राइल बहुत पावरफुल है, इनको तो जी। सरेंडर कर देना चाहिए, ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो जो मार्टिरडम है, जो शहादत है अपने होमलैंड के लिए लड़ने की, उस सारी थियरी को मतलब कहीं न कहीं खारिज करने के लिए बात कही जा रही है कि भी शहादत मोरल विक्ट्री के तौर पर याद की जाती है और भी मतलब हम भी जैसे पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में या फिर भारत के कॉन्टेक्स्ट में कितने ही ऐसे लोगों को याद करते हैं जो बेसिकली जिनकी शहादत हुई और उनको आज हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी शहादतों को। और इससे आगे अगर बढ़ें तो आज ₹218 तक महँगा हो गया है कमर्शियल सिलेंडर। हाँ, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च को पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था वो क्लोज़ हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ें बदली हैं, इसमें सबसे पहले तो यही कि कमर्शियल सिलेंडर महँगा हुआ है, ₹218 महँगा हो गया है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है और इसका असर आपको जो रेस्टोरेंट्स में जो फूड चेन्स हैं, उनमें दिखेगा, उनमें महँगा खाना आप लोगों को होटल्स और ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में मिलेगा। दूसरी अगर बात करें तो जेट फ्यूल भी महँगा हो रहा है। जेट फ्यूल भी तकरीबन 9 से 10% बढ़ा है, जिसके कारण हवाई सफ़र महँगे हो सकते हैं। फ़ास्टैग भी बढ़े हैं, फ़ास्टैग एनुअल पास है, उनमें भी बढ़ोतरी हुई। फ़ास्टैग के बारे में कल हमने पंजाब के बारे में बात की थी। टोल्स पर नो कैश की पॉलिसी लेके आई गई है। जो गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, तकरीबन 2 से 3% जो कार हैं भारत में, उनके ऊपर इज़ाफ़ा हुआ है। इसके अलावा टैक्स, बैंकिंग और बाज़ार में भी बहुत कुछ बदलेगा। असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है तो अब सिर्फ़ इसको टैक्स ईयर के नाम पर बोला जाएगा और जी। रिवाइज़्ड रिजीम के तहत फाइलिंग होगी। अब फ़ॉर्म 16 की जगह अब नया फ़ॉर्म 130 और 31 लगेगा। एचआरए टैक्स छूट लेने के नियम बदले हैं। पीएन और इसके अलावा जो कैश लिमिट है एटीएम्स पे, वो भी नए तरीके से लगाई गई है। कई ऐसे और भी बदलाव हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर नया टैक्स नियम आया है। बेसिक पे पर सीटीसी का 50% होने के कारण जो इन हैंड सैलरी है, वो घटेगी और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी है, वो उसको पहले 90 दिन का मामला होता था, वो 2 दिन में होगा। पैन कार्ड अपडेट के लिए भी कहा गया है कि पैन कार्ड भी दोबारा से अपडेट करवाने होंगे। तो एक हिसाब से नए किस्म का सिस्टम, नए फाइनेंशियल और नई-नई किस्म की चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो बढ़े हुए रूप में आपको मिलेगी। गाड़ियाँ हो 2-3% फास्टैग हो, उसमें कीमतें बड़ी मिलेगी। हवाई सफ़र महँगा होगा क्योंकि जेट फ्यूल महँगा हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर महँगा हुआ है, तो आपका बाहर होटल, रेस्टोरेंटों पे खाना भी महँगा होगा। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर बिहार में महिला के साथ शरेआम उत्पीड़न हुआ है। विपक्ष ने कहा है कि ये मणिपुर जैसी क्रूरता की शुरुआत है यहाँ पर भी।
बिहार के नालंदा के नूरसराय इलाके में एक महिला के साथ शरेआम उत्पीड़न हुआ है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है। बिल्कुल मणिपुर जैसी ही वीडियो है, जिस जिस किस्म से लोगों का झुंड 2 महिलाओं को मणिपुर में लेके जा रहा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक महिला को उसके उत्पीड़न यौन उत्पीड़न के बाद उसको सड़कों पे घुमाया जा रहा है और कई बहुत सारे जो लड़के हैं उसमें दिख रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ये 31 मार्च यानी कल का वीडियो है, कल शाम का वीडियो है और ये वीडियो काफ़ी वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ ली है। अब यही है कि इस अभद्रता के बाद और उस महिला के कपड़े भी फाड़े गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। अब यही है कि स्थानीय मीडिया भी ये कह रही है कि गैंग रेप का प्रयास किया, मास गैंग रेप की बात कही गई है और अब देखते हैं कि इसमें क्या आगे कार्रवाई होती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें जो लड़के थे शामिल, उनके ऊपर बलात्कारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी की अभी कोई खबर नहीं आई है, तो देखना होगा कि कब तक इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये बहुत बहुत भयावह था, बहुत खतरनाक था। वुमेन सेफ्टी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े करता है। ये हीनियस से हीनियस क्राइम आप कह सकते हैं कि एक औरत का यौन उत्पीड़न के बाद उसको सड़कों पे घुमाया जा रहा है और बड़े बुरे तरीके से जब उसको घुमाया जा रहा है, तो उस समय भी उसके साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जी। और इससे आगे अगर बढ़ें तो हाई कोर्ट में एक्स से कहा गया है कि पीएम को गलत तरीके से दिखाने के लिए जो अकाउंट है निमो यादव का अकाउंट उसको ब्लॉक किया जाए। देखिए पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्विटर के अकाउंट्स और फेसबुक पेजेस को बंद किया गया था। उसमें पत्रकारों के पेजेस पे भी थे, न्यूज़ चैनल्स के भी थे और पैरोडी अकाउंट भी थे। पैरोडी अकाउंट होता है कि जो मीम बनाने वाले जो पेज होते हैं वो भी थे। हुँ, उसमें बहुत सारी रील्स हटाई भी गई, खासकर वे रील्स हटाई गई जिसमें नरेंद्र मोदी का मज़ाक उड़ाया गया था। ये एक हैरानीजनक मामला सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने के कारण ही निमो यादव का अकाउंट ब्लॉक किया गया और सरकारी आदेश पे ब्लॉक किया गया। हाई कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन डाली गई थी और उस दिल्ली हाई कोर्ट में बेसिकली जो एक्स है यानी कि ट्विटर जो एक्स कंपनी है उसने ये माना है कि हमने सरकारी आदेश पे अकाउंट उठाया क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की व्यंग्यात्मक छवि पेश कर रहे थे। तो और ये कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़े भ्रामक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उनको गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब रील्स आपको पता है मतलब किस किस्म की रील्स ब्लॉक की गई हैं भारत में। उसमें नरेंद्र मोदी का जो रुपए को के गिरने को लेकर जो मज़ाक उड़ाया जा रहा था या फिर वो किस किस्म से जो विदेशी मेहमान आते हैं, विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जो मिलने का उनका स्टाइल है, उसका जो मज़ाक उड़ाया गया। वो हँसने हुँ। लगते हैं और वैसे एकदम से दूसरों को गले पकड़ लेते हैं गले पड़ जाते हैं बल्कि दूसरों के। तो उसका जो मज़ाक उड़ाया था, इसके कारण बहुत सारे रील्स को डिलीट किया गया, अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया। तो वो मामला और इसमें जो एक्स है उसने तो अपनी बात बोल दी है कि भई हमें तो सरकार की तरफ से आदेश हुआ था, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। और अब तो मतलब जिस हिसाब से जो पैरोडी अकाउंट कॉमेडियंस के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर अब की बार साझा हमला हम कह सकते हैं कि साझा हमला हुआ है और बहुत सारे यूजर्स को भी लपेटा गया जो जिन यूजर्स ने भाई उन रील्स वगैरह को शेयर कर दिया था उनके अकाउंट भी उड़ा दिए तो खैर जो अभिव्यक्ति की आजादी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें अब की बार कॉमेडियन पत्रकार और यूजर्स जो सोशल मीडिया पे कंटेंट को देखते हैं उन तीनों को ही निशाने पर लिया गया है। हुँ, जी। और इससे आगे बढ़ें तो चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा के दफ्तर के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर हमला ही बोल रहे हैं वैसे भाजपाई इसको, वैसे ब्लास्ट हुआ है एक और उसकी अभी वीडियो भी एक सामने आ रही है, कथित वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति ग्रेनेड फेंकने के बाद भाग रहा है। देखिए ग्रेनेड ब्लास्ट की बात हो रही है, एक छोटा-सा वीडियो आया है, उसमें ग्रेनेड फेंकने के बाद एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब भाजपा का ये ऑफिस है सेक्टर 37 में और इसपे बीजेपी ऑफिस की जो दीवार है, उसपे भी 70-80 छर्रों के निशान दिख रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारी पोस्टें भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि भई बहुत सारे संगठनों ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है। सुखजिंदर सिंह बब्बर की तरफ से एक पोस्ट कही जा रही है कि उन्होंने पोस्ट डाली है, एनआईए की टीम भी पहुँची है चंडीगढ़ पुलिस के साथ-साथ और जो सीसीटीवी फुटेजेज़ हैं, वो खंगाल ली जा रही है। एजीटीएफ भी वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो ये एक मामला है और
इस पोस्ट में रंजीत सिंह का भी ज़िक्र है, जिस वो जो एएसआई और जो होमगार्ड की हत्या से जुड़ा हुआ जो मामला है, रंजीत सिंह नाम के एक युवक को पकड़ा था, तो उसका भी मतलब ज़िक्र है। अब यही है कि पुलिस को जो प्राइमरी जानकारी मिली वो ये मिली है कि स्कूटी में धमाका हुआ था, लेकिन फिर बाद में ये जो वीडियो प्रसारित होने के बाद ये बात कही जा रही है कि शायद वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ हो। जो पंजाब बीजेपी है वो कह रही है कि हमने तो कई दिन पहले ही बता दिया था कि हमारे ऊपर हमला होगा। इस किस्म की अब उसको एक सिम्पैथेटिक सी अपील करने की जो है पंजाब बीजेपी कोशिश कर रही है, ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। जी। और आगे बढ़ें तो टेक कंपनी ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को निकालने की बात की है और इसमें से 12,000 भारतीय बताए जा रहे हैं। देखिए, टेक कंपनी है और दुनिया के छठे नंबर के जो अमीर कारोबारी माने जाते हैं, लैरी एलिसन, उनकी टेक कंपनी है ओरेकल। उसने तकरीबन 30,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं उनको निकाला, जिसमें 12,000 भारतीय कर्मचारी हैं। और कल लास्ट फाइनेंशियल डे था 31 मार्च, उस दिन 6 बजे को ये टर्मिनेशन लेटर भेजे गए और ये कहा गया कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है। कुछ ही मिनटों के बाद जो सिस्टम एक्सेस था उन सब का वो छीन लिया गया। 30,000 जो कर्मचारी हैं वो एकदम से अपन कहें कि बेरोज़गार हो गए हैं। इसको देखिए, जो ओरेकल टेक कंपनी है, इसका मार्केट कैप तकरीबन 40 लाख करोड़ का बताया जाता है। 200 से ज़्यादा डेटा सेंटर हैं और 1970 में 70 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो दावा किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एआई की वजह से इन 30,000 लोगों की, कर्मचारियों की जो कहें कि अपन नौकरियां गई हैं, उसमें सीनियर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ऑपरेशन लीडर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ये इस किस्म के जो लोग थे, इनकी नौकरियां गई हैं। एआई ऐसे टूल्स ले आया है जिसके कारण जो निगरानी की तरीके कह लीजिए या फिर जो कंसल्टेशन, इस किस्म की जो नौकरियां थी वो अब खतरे में पड़ती हुई दिखा रही हैं। इसको हुँ, एक्सपर्ट्स इसको इनविजिबल ले ऑफ कह रहे हैं, क्योंकि कंपनियां बिना घोषणा किए एकदम से सुबह आपको मेल भेजती हैं कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, और शाम तक आपका जो सारा कंप्यूटर का एक्सेस होता है वो छिन जाता है, फिर आप हुँ। ऐसे खाली बैठ जाते हैं। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने 16 घंटे काम करने का विरोध किया था, इस वजह से उनसे उनको निकाला गया है। इनसाइडर्स बोल रहे हैं कि एआई ने उनकी जॉब्स को खाया है। तो कई कई सारे इसके विश्लेषण आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आईटी सेक्टर है और जो टेक कंपनीज़ हैं, उनमें आपको लगातार बड़े ले-ऑफ देखने को मिलेंगे। एआई ने बेसिकली बहुत सारे जो ऑपरेशंस थे, जो पहले जिसमें आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी, उसको ऑटोमेशन पे डाल दिया है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हुँ। आजकल पहले क्या होता था, आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती थी, कोई इश्यू आता था तो, लेकिन आजकल एआई चैटबॉट्स के ऊपर वो काम छोड़ दिया गया। हालाँकि हम उस एआई चैटबॉट से हम जूझते रहते हैं, उसमें हम कहते रहते हैं कि भाई हमारी समस्या का हल कर दो, लेकिन रोबोट आपको पता है, वो ये एफएक्यू खोलता रहता है कि अगर ये हुआ तो ये करिए, ये हुआ तो ये दबाइए, होता कुछ नहीं उसमें है। स होता तो उसमें खैर सिर्फ़ वो कंडीशंस अ, सेव की गई होती हैं कि ऐसी कंडीशंस में ये आंसर देना है, बस उससे ज़्यादा। अगर आपकी कंडीशंस हाँ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, तो वो कुछ नहीं करेगा, घुमा-फिरा के वही जवाब देता रहेगा। इसमें फिर सवाल तो ये भी उठता है ना कि लेबर लॉज़ यहाँ पर कहाँ हैं? अचानक से एक मैसेज आ जाता है, मेल आ जाती है और उसके बाद सब कुछ ठप, आप नए काम की तलाश में लग जाइए। देखिए, अलग-अलग देशों के अलग-अलग लेबर लॉज़ हैं। जैसे मैं अगर यूरोप और एशिया की मैं 2 मुल्कों की बात करता हूँ। यूरोप का हुँ, लेट्स से अपन जर्मनी मुल्क लेते हैं। हुँ, जर्मनी में बहुत हार्ड लेबर लॉज़ हैं। अगर मतलब कर्मचारी को निकालना हो कंपनी से, तो 1 डेढ़ साल, 2 साल का प्रोसेस चलता रहता है और उसमें बड़ा मुश्किल होता है कंपनी के लिए। इसलिए यूरोप में जितनी कंपनियाँ हैं, वो क्या करती हैं, वो रिटेनरशिप पे रखती हैं बहुत कम लोग जो टॉप पोजीशंस के हैं उनको ही वो हम मानते हैं कि तकरीबन 20 से 25% स्टाफ ही यूरोप में कंपनियों के पास
ऑन रोल पेरोल पे कंपनियों के पेरोल पे होता है, बाकी सबको वो फ्रीलांसर कह के संबोधित करते हैं, उनको फ्रीलांसर का टैग रखते हैं, यानी कि उसमें उनके लिए आसानी होता है कि किसी को निकालना है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हुँ, हैं। एशिया की मार्केट में ये थोड़ा और विचित्र है, यहाँ पर तो अगर आप पक्की कंपनी में हैं, फिर भी आपको सुबह मेल भेज के शाम तक निकाला जा सकता है। और यहाँ पर भी जैसे रिटेनरशिप की बात है, फ्रीलांस की बात है, या हुँ, ऐसे और भी कई यहाँ पर इवन एक चीज़ और मुख्य तौर पर चलती है, वो चलती है कि आपको अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हर साल अगर आपको दोबारा काम लेना है, तो हर साल उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए उनको हुँ, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के तरीके से देखा जाता है। आईएलओ जो जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन आपको हमको पता है कि वो किसी भी मुल्क को उन गाइडलाइंस को मानने में बाध्य नहीं करता है, इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। इवन भारत में तो जो 4 लेबर लॉज़ आए हैं, 4 जी। लेबर कोड आए के जो नए कानून आए हैं, उन्होंने तो मज़दूरों की 29 ज़िंदगी लॉ को को तोड़ दिया गया है। और ज़्यादा खराब कर दिया। इवन 12 घंटे तक का काम करने का प्रोविज़न उसमें आ गया है। तो हुँ, ये एक बात है गुरप्रीत। तो एशिया की मार्केट भी बहुत खराब है और उस लिहाज में मैंने यूरोप का एग्ज़ाम्पल भी आपको दिया। तो हुँ, ये बहुत बुरी स्थिति पूरी दुनिया भर में ही मज़दूरों की या श्रमिकों की, वर्कफ़ोर्स की जो स्थिति है, जो लोग कमा के खा रहे हैं, वर्किंग क्लास है, उसकी हर जगह पे स्थिति बहुत खराब होती जा रही है और उसके हक में कानून अब खड़े हुए नज़र नहीं आते। अब जैसे सुबह मैसेज आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत चिंता की स्थिति है। अब एकदम से जो 30,000 लोग थे, वो अब वो कहाँ जाएँगे, आप मान के चलिए। उनको अपना अगला नए नई संभावनाएँ खोजने में ही उनको काफ़ी दिन लग जाएँगे अपने लिए। बिल्कुल। और इससे अगली खबर पर बढ़ें तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल पास हो गया है। और इसके ऊपर बात करते-करते अगर इसको इस सारे सिनेरियो को पंजाब के साथ भी कंपेयर करना हो राजधानी के मामले में तो ज़रूर बताइए कुछ? देखिए आंध्र प्रदेश से जो अलग सूबा निकला था तेलंगाना, और तेलंगाना में हैदराबाद चला गया था। तो उसके बाद ही लगातार आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बातचीत होती रहती थी। सपना था एक नया शहर बसाया जाए, उसके लिए तैयारियां भी हुई, अमरावती को लेकर बातें हुई। खैर अब फाइनल हो गया कि अमरावती को बनाया जाएगा। पंजाब का केस थोड़ा-सा अलग है। पंजाब में बहुत अजीब पेच है, जो कि हुँ। मतलब मैं बात करूँ पंजाब के मामले में तो जैसे चंडीगढ़ का केस है। चंडीगढ़ का केस एकदम से डिफरेंट है। आप पंजाब वालों के जो पॉपुलर तर्क हैं, वो तो आप लोग सुनते ही होंगे, लेकिन आपने कभी हरियाणा जैसे वालों के जो तर्क हैं, जैसे वो नहीं सुने होंगे। वो भी जैसे बड़े सिनेरियो है ना दिलचस्प तर्क। जी, सिनेरियो यही बनाया जाता है ना मतलब जिस स्टेट से दूसरी स्टेट को निकाला गया है, उस निकली हुई स्टेट का अपना अलग एक कैपिटल बनाई जाती है, अलग राजधानी बनाई जाती है। इस केस में क्या है जब तेलंगाना अलग निकला तो उसको हैदराबाद मिल गया। हैदराबाद बेसिकली तेलंगाना को मिला, और ठीक है। वो एक रीजन था इसमें, इस केस में। और जो हुँ, कल्चरली भी जो हैदराबाद है, वो सिमिलर टू द तेलंगाना पीपल। अब जैसे पंजाब हरियाणा के केस में क्या है, चंडीगढ़ के हुँ, मामले में, हुँ। जब पंजाब और हरियाणा यूनाइटेड था, तब जो ये इलाका था, खरड़ तक का जो इलाका था, वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में आता था। और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के ही ये जो गांव थे, जिनको आजादी से पहले, जिनको मतलब उजाड़ के कह लो कि जो बसाया गया था, अपन कहें कि चंडीगढ़ को बसाया गया था। तो अब अम्बाला हरियाणा में चला गया, लेकिन अम्बाला पंजाबी स्पीकिंग एरिया भी है, आपको पता ही है। मतलब आप अम्बाला में जाएँगे, आपको पंजाब से अलग तो फ़ील होगा नहीं, पुआध का बिल्कुल, इलाका है। तो बहुत उलझे हुए, जिसको हम बोलते हैं हमारे कॉलोनियल मास्टर थे, वो हमारे ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ तक इतना उलझा के चले गए हैं। वो बात तो होती है कई बार कि भाई 3 किलोमीटर तो उधर जो लाइन थी वो लेके जानी थी, और जो ननकाना साहिब की जो धरती है, वो भी करतारपुर कॉरिडोर अपन को पता है कि 60-70 साल लग गए हैं उस चीज़ तक हुँ, पहुँचते-पहुँचते भी, करतारपुर कॉरिडोर फाइनली बना। लेकिन अब जो ये लाइन के विवाद है, चाहे रेड क्लिफ लाइन हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर पंजाब हरियाणा का मामला हो, ये काफ़ी उलझे हुए मामले हैं, और इन मामलों को हमारे कॉलोनियल मास्टर्स उलझा के चले गए। तो इंडियन स्टेट को ये सूत आया हुआ है, वो इसको इन्हीं मुद्दों में उलझा कर रखता है। वो कोई हुँ। मतलब इसके सॉल्यूशन ढूँढने की तरफ नहीं बढ़ता है।
बिल्कुल। आगे बढ़ें तो बीजेपी में आज बीजेपी ख़ास तौर पर पंजाब की अगर बात करें तो चौंका देने वाली एंट्री बीजेपी में होती है सुप्रीम कोर्ट के वकील एचएस फूलका की। उन्होंने शामिल होते ही जैसे कांग्रेस के ऊपर निशाने लगाए, उसके बाद उससे पहले जब वो अपनी बात शुरू ही करते हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि एक बीजेपी से जुड़ी हुई आंटी ने उनको कैसे रॉयट से बचाया, माफ़ करिए नस्लकुशी वाले सारे उस समय में बचाया और वो इतने टाइम के बाद शायद कभी उन्होंने ऐसी बात का इस इंसिडेंट का ख़ास इंसिडेंट का ज़िक्र भी नहीं किया होगा, लेकिन आज ही उन्होंने अचानक से ये सारी बातें खोल के रखने की कोशिश की और भी बहुत सारा उन्होंने बातें की। लेकिन अगर उनकी एंट्री को ऑल ओवर देखा जाए तो कैसे है संभावना 2027 के लिए उनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है? देखिए एचएस पुल का बेसिकली दिल्ली में रहते हैं और हम सबको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। मेरी उनसे जो मुलाकात है पहले बतौर पत्रकार रही हैं, लेकिन मुझे किसान आंदोलन में उनकी गतिविधियों को बहुत करीब से देखने को मिला। मैंने किसान आंदोलन के ऊपर किताब लिखी है, उसमें भी उनके बारे में 2-4 लाइनें लिखी हैं और यही लिखा है कि वो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर रहा था इन कानूनों को, उसको मनवाने के लिए बॉर्डरों पे आए थे और जो बीजेपी भाषा बोल रही थी, उसी भाषा में उन्होंने किसान नेताओं से बात की। किसान नेताओं ने उनको दो टूक एक बात कही और किसानों ने भी एचएस फूलका को उस समय कि आप हमें ये मत कहिए कि हम क्या फैसला लें, अगर आपके पास कोई कानूनी सलाह है, तो आप हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप हुँ, हमारे बिहाफ़ पे फैसले मत ना लें और ये कह के उनको वापस लौटा दिया था। तो ये एक बात थी और अब जो उनकी एंट्री है बीजेपी में, वो तो चौंकाऊ तो है ही। उसका और जैसे उन्होंने शुरुआत की है, उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो ये 1984 में जो दंगा दंगा था, वो कांग्रेस वर्सेस सिख था, हिंदू वर्सेस सिख नहीं था और भी कई कई ऐसी बातें उन्होंने कही, भगवंत मान के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और नशा और गैंगस्टरवाद, कई सारी उन्होंने पॉलिटिकल बातें बोली हैं। आम हुँ। आदमी पार्टी से हालाँकि वो एमएलए भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी में वो मुख्यमंत्री का चेहरा होते थे। ठीक है? जी, अब बिल्कुल। वो बीजेपी में आए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उनको बीजेपी दिल्ली में इस्तेमाल करेगी या पंजाब में इस्तेमाल करेगी या दोनों जगह इस्तेमाल करेगी, ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उनका चेहरे का इस्तेमाल दोनों जगह से करने की कोशिश बीजेपी करेगी। उनको पंजाब में भी चुनाव लड़वाया जाएगा। हालाँकि पंजाब में उनकी दाल गलनी मुझे लगता है कि मुश्किल है। उसका एक रीज़न ये भी है कि फुल्का साहिब का उस हिसाब से कोई ग्राउंड बेस नहीं है, कोई वर्कर्स का भी और अब उन्होंने क्रेडिबिलिटी भी अपने दाँव पर लगा दी, जिस हिसाब से वो बीजेपी में गए हैं। हुँ, तो बहुत बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं एचएस फुल्का जी के बारे में। ख़ैर अब वो बीजेपी में हैं, तो देखते हैं कि सियासी सफ़र कैसा रहता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हुँ, पंजाब में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएँगे। हाँ, दिल्ली में ज़रूर इम्पैक्ट डाल पाएँगे क्योंकि दिल्ली में जो सिखों की सियासत है, उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें जो बिज़नेसमैन सिख हैं, वो लगातार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो वो मुझे हुँ। लगता है कि ज़रूर दिल्ली में ज़रूर उनका फ़ायदा लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। जी। जब जब वो दिल्ली के उन उस समय की बात कर रहे थे जब ये सारा कुछ हुआ सिखों के साथ शायद वो 2-4 वो फिर भी वकील हैं, एक बड़े वकील हैं, अगर वो थोड़े से 2-4 और फैक्ट लेकर आते, उमर खालिद जैसे लोग जो जिनको दंगों का के साथ जोड़कर अंदर धकेला हुआ है, गुजरात की बात कर सकते थे, लेकिन कहाँ करेंगे? उन्होंने तो ये बोला है कि मोदी जी ने मुझे अपने साथ लाल किले में बिठाया जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुड़े हुए समागम वहाँ पर चल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ैर इतने बड़े आदमी जैसे इतनी छोटी बातें करे तो हैरान तो ज़रूर करती हैं, परेशान भी करती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।